नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लगातार हमारी राजस्थान वाली सीरीज जारी है और आज भी हम राजस्थान से संबंधित चाहे कला हो, चाहे भूगोल हो या फिर इतिहास हो, इन सब का मिक्स क्वेश्चन जो कि आज हम टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए, साथ में व्याख्या भी देखने वाले हैं और स्पीड भी बनाई रखेंगे। और पूरे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना महत्वपूर्ण वो 20 क्वेश्चन है। तो आप जरूर देखिएगा और तैयारी उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, आप सब बढ़िया होंगे और आपके समय को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। और हर क्वेश्चन की व्याख्या ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक्स्ट्रा जो भी जानकारी है तो उनको भी आप एक या तो फिर याद करने की कोशिश करें या फिर आप कहीं कहीं उसको लिख ले। और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आए आपके सामने उस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और जो हमारी पिछली क्लासें हो रखी हैं वो क्लासें भी जाके जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको और ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि हमने 50-50 की तो 2 क्लासें ली है, उसके अलावा भी हमने रोजाना क्लासें वो जो डाल रखी है, तो वो भी आप जरूर जाके देखिएगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको ये देखने की जरूरत होगी। और पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तब तक देखिए मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? क्या वो चौहान था, या फिर कछवा शासक थे, या फिर राठौड़ थे, या फिर गोहिलोत थे? तो देखिए इस प्रश्न का तो सबसे पहले आंसर कौन सा होगा तो आप बताइएगा। तब तक मैं आपको यहां लिख लेता हूं, राजस्थान के अंदर देखिए, राजस्थान के अंदर इस प्रश्न का आंसर कछवा वंश एकदम सही है। राजस्थान के अंदर कछवा वंश है वो आपके 3 रियासतों पर, इन्होंने 3 जगह पर, या फिर 3 रियासत तो नहीं बोल सकते, रियासत तो एक ही थी, लेकिन आप 3 जगह बोल सकते हो। एक तो जयपुर, उसके अलावा आमेर बोल सकते हो, इस्तान बोल सकते हो भाई, ठीक है ना। उसके अलावा एक अलवर में पे क्या था, तो इन्होंने कछवा वंश ने कुरीबन यहां पर इन्होंने शासन किया था। और ध्यान रखना सबसे पहले कछवा वंश ने ही मुगलों के साथ संबंध स्थापित किए थे। और वो शासक कौन सा था तो ध्यान रखना वो शासक था, क्या नाम था उसका? भारमल नाम था भाई। क्या नाम था? भारमल नाम था। और भारमल ने क्या किया था? सबसे पहले भारमल का कार्यकाल देखा जाए तो ये 1543 से 1573 तक आता है। और ध्यान रखना सबसे पहले यही वो व्यक्ति है जिसने मुगलों के साथ सबसे पहले संबंध स्थापित किए थे। तो देखिए 2 व्यक्ति थे, एक तो क्या नाम था? मजनू भाई, सॉरी भाई मजनू भाई नहीं है, यहां पर मजनू खां है, मजनू खां। और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था चंगताई खां। नाम ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इन दोनों व्यक्तियों की मदद से किससे मिलता है? अकबर से मिलता है। कौन मिलता है? भारमल मिलता है। ध्यान रखना मैं बार बार बोल रहा हूं, भारमल है जो मजनू भाई या फिर चंगताई भाई के मदद से अकबर से ये मिलता है। और ध्यान रखना अकबर से ये मिलता है। और ध्यान रखना ये 1562 ईस्वी के अंदर कौन? भारमल अपनी पुत्री जिसका नाम क्या है? हरकाबाई का विवाह कर लेता है। और इसी हरकाबाई से आगे जाके किसका जन्म होता है? जहांगीर का जन्म होता है। और इसी हरकाबाई से जहांगीर का जन्म होता है। बेगम मरियम उजमानी। ध्यान रखना मरियम उजमानी की उपाधि भी दी थी भाई, किसने? अकबर ने दी थी। उजमानी है ना, मरियम उजमानी। ध्यान रखना तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर कछवा शासक कहां थे? तो जयपुर, आमेर, अलवर, यहां तक इन्होंने शासन किया था। और अपने प्रश्न आ रखा है कि मुगलों से सबसे पहले तो कछवा वंश में कौन? भारमल किसकी मदद से सबसे पहले अकबर से मिलता है? तो मजनू खां और चंगताई खां से अकबर से मिलता है। और ये 1562 में कहां पर? वो स्थान पूछे
तो ध्यान रखना, सांबर नामक स्थान पर 1562 में अकबर से हरका बाई की शादी कर दी जाती है या फिर विवाह कर दिया जाता है। और इसका जो मुगल दरबार के अंदर जो हरका बाई को जो उपाधि दी गई थी, मरियम उजमानी से इन्होंने उपाधि दी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हरका बाई से ही जो पुत्र प्राप्ति हुई थी वो जहांगीर था। ध्यान रखना भाई, जहांगीर था, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और यह कार्य करने वाला यह राजपूत प्रथम शासक था भाई, ध्यान रखना। राजस्थान के अंदर मुगलों से संबंध स्थापित, ये शादी करना या फिर मुगलों से संबंध स्थापित करने वाला अकबर से, जो कि पहला व्यक्ति कौन था, भारमल था। और भारमल को अकबर के दरबार में कितना, तो ध्यान रखना 5000 मनसबदार बनाया गया था, 5000 मनसबदार दिया गया था, 5000 मनसबदार। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। भारमल 1547, 1573, 5000 मनसबदार दिया था अकबर के काल में। क्यों? क्योंकि अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में किया था, अकबर के साथ में किया था। दो व्यक्ति जिसका क्या नाम है, एक तो मजनू खां और एक है चंगताई खां। अगला प्रश्न, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? क्या 1/8/1994, 18/4/1996, 18/4/1995 या फिर 12/7/1994? राजस्थान के अंदर देखिए, जिस समय राजस्थान अपने अस्तित्व में आया था, मूल अस्तित्व में आया था, यानी कि 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंदर टोटल जिलों की संख्या कितने थे? 25 थी भाई। ठीक है, उस समय मूल, जिस दिन मूल स्वरूप में आया था उस दिन राजस्थान के अंदर 25 जिलों की संख्या थी। ठीक है, कितने जिले थे? 25 जिले थे। अब देखिए 26वां जिला किसे बनाया गया? अजमेर को बनाया गया। ठीक है, 25 जिले तो ये थे ही, और उसी दिन एक और बना दिया, 26वां जिला बना दिया। किसको? अजमेर को 26वां जिला बना दिया। अब देखिए हुआ ऐसा, 27वां जिला कौन सा बना था? 27वां जिला आपके 15 अप्रैल 1982 को कौन सा जिला बनता है? धौलपुर जिला बनता भाई, धौलपुर। ठीक है, यह बन गया 27वां जिला। 27वां जिला 15 अप्रैल 1982 को कौन सा जिला बनता है? धौलपुर बनता है। और अब देखिए 3 जिले एक साथ में याद करना होंगे, 28, 29 और 30। ठीक है, इनको आप एक साथ में याद कर लेंगे। और कैसे याद करेंगे? या तो आप याद कर लो बादोरा से, या फिर BDR से याद कर लो। बे यानी कि 12, ठीक है, और बादोरा, दो मतलब दोसा, या फिर डीप मतलब दोसा, और रा मतलब राजसमंद। ये जिलों की तारीख याद होनी चाहिए। और ये तीनों जिले एक ही तारीख या फिर एक ही सन को बने थे, और वो है 10 अप्रैल 1991। ठीक है, तो अब तक 30 जिले बन चुके हैं। अब देखिए 31वां जिला आता है, 31वां जिला है, और 32वां है, फिर 33वां है, और फिर अभी नवीनतम। ठीक है, 31वां बना था आपके ये वाला, 30 हो गए। 31वां बना था 12 जुलाई 1994 को। ठीक है, यह बनता है कौन सा? हनुमानगढ़। ठीक है, उसके बाद में जो 32वां बनता है वो बनता है 19 जुलाई 1997 को। और यह बनता है आपके कौन सा? 32वां कौन सा बनता था भाई? 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली होगा ना। धौलपुर वहां बना दिया हमने। अब देखिए जो 33वां बनता है वो बनता है आपके 26 जनवरी 2008 को। ये कौन सा बनता है? प्रतापगढ़। ये हो गया भाई हनुमान में दोबारा प्रताप ने जन्म लिया, ऐसे होता। ठीक है, अब है ना, जो अब नवीनतम जिले, वो जो बाद में जितने भी जिले बने थे उन सब का कैंसिल करके जो अभी नवीनतम बने हैं, अब पहले तो 50 बना देते, वो राम लोबैया कमेटी की सिफारिश पर अशोक गहलोत सरकार द्वारा जिलों की संख्या बढ़ाई थी। लेकिन फिर बाद में प्रेमचंद बैरवा की उपस्थिति में एक उप समिति बनती है, और इसी उप समिति द्वारा अब जिले की घटाकर अब जो नवीनतम जिले बने हैं वो सिर्फ 8 ही रहे। और अब जिलों की जो वर्तमान संख्या है वो कितनी है? 41 जिले हैं, और 7, अरे यार 24 जनवरी
41 जिले हैं और कितने हैं, 7 संभाग है। ठीक है ना। तो देखिए एक बार वापस देख लीजिए, 1 नवंबर 1956 25वां जिला, तो ठीक है यहां तक 25 बन चुके थे। 26वां अजमेर बन गया, 27वां आपके धौलपुर बन गया 15 अप्रैल 1982 को, 28 29 30 जो कि बीडीआर से याद रख सकते हैं, 10 अप्रैल 1991 को बन गए, 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ और 19 जुलाई 1997 को करौली बन गया, 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जो कि परमेश्वर चंद की कमेटी की सिफारिश पर बना था, यह भी आपको ध्यान रख सकते हैं। और 41 जिले जो वर्तमान में है आप ध्यान रख सकते हैं, जो पहले जिले बनाए थे वो 19 जिले बनाए थे और 3 संभाग बनाए थे, वो 2023-22 की जो अभी सूचना थी जो कि 23 में बन चुके थे, और ये राम लोबाया कमेटी की सिफारिश पर बने थे। ये भी आप ध्यान रख ही लेना, राम लोबाया कमेटी। फिर बाद में इसको वापस हटाया तो कौन सी कमेटी बनी थी, तो ध्यान रखना वो बनी थी उप समिति जो कि भजनलाल सरकार ने बनाई थी, और वो बनी थी प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में, प्रेमचंद बैरवा। ठीक है, तो बैरवा इनकी अध्यक्षता में बनी, इन्होंने वो जिले समाप्त कर दिए थे और 8 जिले रखे इन्होंने अब सिर्फ। और अब देख लीजिएगा 8 ठीक है ना, 8 जिले ही रखे, 33 और ये 8 जोड़ दो 32 8 हाँ 40 और 41 हो गए। और संभाग इन्होंने एक भी नया नहीं रखा, 3 संभाग बने थे, पाली बांसवाड़ा और सीकर बना, वो सबको उसको वापस हटा दिया गया है। अभी संभाग कितने हैं, 7 संभाग ही है भाई। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंदर 5 संभाग थे, 1962 के अंदर जब मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे उस समय संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। लेकिन ध्यान रखना 1987 के अंदर हरदेव जोशी जी ने वापस से इस संभागीय व्यवस्था को वापस स्टार्ट किया गया, और राजस्थान का जो छठा संभाग है वो अजमेर को बनाया गया, जबकि 7वां नवीनतम संभाग जो कि 2006 के अंदर बना है वो है भरतपुर। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना 1987 के अंदर अजमेर बना था, तो ये आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये पूरा का पूरा भाई ध्यान रखना, हो सकता है प्रश्न यहीं से भी आ सकता है डायरेक्टली। वो राम लोबाया कमेटी पुरानी है लेकिन फिर भी याद करना होगा, क्योंकि 2022 के अंदर ये जिले बने थे, अधिसूचना 2023 तक आ गई थी, तो ये भी ध्यान रखना है। वापस से ये प्रेमचंद बैरवा के अध्यक्षता में ये जिले वापस कैंसिल हुए, वो भी याद रखना है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, भोराट का पठार यहां अवस्थित है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुमलगढ़ से गोकुंदा तक, या फिर पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक, या फिर आमेर से नाहरगढ़ तक, या फिर जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक। अब देखिए प्रश्न है ना, एक तो भोराट का पठार पूछा जाता है, ठीक है, और एक पूछा जाता है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, भोराट का पठार, जो कि जिसका आंसर क्या है, जिसका आंसर 1 नंबर एकदम सही है, और ये है देखिए कहां से कहां तक स्टार्ट होता है, ये आपके कुमलगढ़ से स्टार्ट होता है, कुमलगढ़ हिल से स्टार्ट होता है, और ये जाता है गोकुंदा तक, गोकुंदा तक। और गोकुंदा कहां पर पड़ता है, उदयपुर में, और ये कहां पर है कुमलगढ़, राजसमंद के अंदर। तो इनके मध्य स्थित है वो कौन सा पठार है, भोराट का पठार है। ठीक है, लेकिन प्रश्न यहां पर एक और पूछा जाता है, और वो है उड़िया पठार। उड़िया पठार जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और ये कहां पर है, सिरोही के अंदर है। ठीक है, ये राजस्थान का ऊंचा पठार है भाई, सबसे ऊंचा पठार सिरोही के अंदर। आबू पठार भी सिरोही के अंदर है। उसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है जो कि है लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। और पहले तो इनकी स्थिति उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के मध्य थी, लेकिन अभी वर्तमान में अंदर एक नया जिला बन चुका है सलूमबार, तो अब प्रश्न के अंदर हो सकता है वो सलूमबार से प्रतापगढ़ वाला ऑप्शन मिले, तो आप ये भी सही कर देना। और अगर हो सकता है वो पुराने हिसाब से पूछे तो फिर आपको उदयपुर से आपको चित्तौड़गढ़ के मध्य कर देना। ठीक है, एक लसाड़िया का पठार हो गया। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो कि सिरोही के अंदर है, आबू का पर्वत भी यहां पर है। और उसके अलावा एक और पूछा जाता है भोमट का पठार, भोमट का पठार ये कहां पर है, इसका ज्यादातर विस्तार तो आप मान के चलिए डूंगरपुर के अंदर है, लेकिन इसका साथ में उदयपुर में भी है। तो ये पठार, टोटल पठार याद रखना, ये राजसमंद झील के पूर्व की ओर कटा फटा पठार है भाई, लसाड़िया पठार कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप ध्यान रखना, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुमलगढ़ से लगाकर गोकुंदा के मध्य कौन सा पठार, भोराट का पठार। शरण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है,
नसिया मंदिर अजमेर, या फिर रणकपुर मंदिर रणकपुर, दिलवाड़ा मंदिर आबू, या फिर नाकोड़ा मंदिर बाड़मेर? कौन सा आंसर होगा? तो क्या श्रवण मंदिर हॉल, और ये मंदिर है वो कहां पर है? पहली बात तो यह मंदिर अजमेर के अंदर है। फर्स्ट बात तो यही है कि ये अजमेर के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मूलचंद ने करवाया था, और इसके बेटे का नाम है, बेटा इन दोनों ने मिलकर करवाया था, टीकम चंद। ठीक है ना? इन दोनों व्यक्तियों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिसका नाम है नसिया, सोनी जी की नसिया। आपने कई बार नाम सुना होगा, सोनी जी की नसिया मंदिर, जो कि अजमेर के अंदर है। तो आप ध्यान रखना, मूलचंद ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए रणकपुर जैन मंदिर, यह पाली के अंदर है। ठीक है, ये पाली के अंदर है, और इस मंदिर का निर्माण है वो कुंभा के काल में हुआ था। कुंभा के काल में, कुंभा के ही मंत्री था एक, जिसका क्या नाम था? धर्णकसा। धर्णकसा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और इस मंदिर का जो क्या था? शिल्पी, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, जिसका नाम था दीपक। और ये मंदिर है वो, ध्यान रखना, 1444 खंभों पर बना हुआ है मंदिर। मथाई नदी के किनारे बसा हुआ मंदिर है भाई, मथाई। ठीक है ना? यह भी आपको पता होना चाहिए। धर्णकसा, कुंभा के समय, शिल्पी दीपक, 1444। ठीक है ना? और देलवाड़ा, जो ये वाला मंदिर है, देलवाड़ा वाला मंदिर आप देख लीजिएगा। देलवाड़ा वाला मंदिर है वो, देलवाड़ा वाला मंदिर सिरोही के अंदर है। ठीक है, और यहां पर 5 मंदिरों का समूह है। ये सोलंकी कला, यानी कि 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य बने थे। 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य निर्माण हुआ था, और इनका निर्माण है वो भीम सिंह, ये कहां का शासक था? चालुक्य शासक था, गुजरात का। ध्यान रखना, गुजरात का चालुक्य शासक भीम सिंह के मंत्री, जिसका नाम क्या था? विमल शाह ने निर्माण कराया था। ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना, विमल शाह मंदिर ही वहां पर सबसे प्रसिद्ध है। बाकी तो वहां पर मंदिर 5 समूह में है, तो ये भी आप ध्यान रखना। वहां का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, जो कि मैंने बताया है, विमल शाह का मंदिर, ये भी आप ध्यान रखना। 11वीं से 13वीं शताब्दी के अंदर भीम सिंह, जिसका मंत्री विमल शाह। इसका जो विमल शाह मंदिर है, इसका जो शिल्पी है, उसका क्या नाम है? तो कीर्तिधर। इसका मंदिर का जो शिल्पी है, उसका नाम है कीर्तिधर। तो वापस से, और ये नाकोड़ा मंदिर जो कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, नाकोड़ा मंदिर। ठीक है, उस देखिए सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है, सोनी जी की नसिया, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है, जो कि जैन मंदिर है, सोनी जी की नसिया। ठीक है, अब देखिए जिसका निर्माण मूलचंद और बेटा टीकमचंद ने करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इस मंदिर, जो एक मंदिर है दिलवाड़ा के अंदर, दिलवाड़ा के अंदर मंदिरों का 5 मंदिरों का समूह है। देवानी जटानी का मंदिर भी है, पेथलहर का मंदिर भी है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो विमल शाह का मंदिर है, जो कि 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य बना था। किसने बनाया था? गुजरात के शासक, चालुक्य वंश का शासक था भीम सिंह, उसके मंत्री विमल शाह द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर का शिल्पी कीर्तिधर है, जबकि रणकपुर मंदिर पाली के अंदर है। रणकपुर मंदिर पाली के अंदर है, जो कि कुंभा के मंत्री के किसने बनाया था? धर्णकसा ने बनाया था। शिल्पी दीपक है इसका, जबकि 1444 खंभों पर खड़ा है, और मथाई नदी के किनारे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला प्रश्न है, झाकम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? टोंक में, या फिर भरतपुर में, या फिर बांसवाड़ा में, या फिर प्रतापगढ़ में? तो भाई ये कहां पर है? तो ध्यान रखना, ये परियोजना आपके झाकम परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अंदर है, झाकम। अब देखिए झाकम परियोजना है वो, ध्यान रखना, झाकम बांध है या झाकम है, ये है सब माही नदी के ऊपर ही बनी हुई है भाई। ठीक है, माही नदी की, सॉरी एक मिनट, माही नदी पर क्या है? ये झाकम जो बांध बना हुआ है, एक मिनट जिले का नाम बताना था मुझे। झाकम बांध है वो कहां पर बना हुआ है? प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। उसके अलावा झाकम बांध है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचा बांध। ठीक है, जबकि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? मीटर है ना, 81 मीटर है। जबकि राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा बांध, तो ये ध्यान रखना कौन सा है? ये बांध है माही बजाज सागर बांध, जो कि माही बजाज सागर बांध, जिसकी लंबाई कितनी है? 3109 मीटर है भाई।
ठीक है, जो कि बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो झाकम बांध, झाकम डैम यानी कि प्रतापगढ़ जिले की, और इसकी स्थिति ये कहां बना हुआ है, तो सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर बना हुआ है, और आप अभ्यारण्य के अंदर बना हुआ है। अब बता दीजिए सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना उड़न गिलहरी के लिए यह प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए भी सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। उसके अलावा जो औषधियों के लिए भी प्रसिद्ध है, कौन सा अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, यह आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ठीक है, ये अब आप देख लीजिएगा, बाकी झाकम है ना, झाकम सोममाई, सोममाई झाकम, एक ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सोममाई झाकम, ठीक है, सोममाई झाकम, ये है ना त्रिवेणी संगम बनाते हैं, कहां पर बनाते हैं, तो बेणेश्वर के अंदर बनाते हैं। और बेणेश्वर कहां पर है, बेणेश्वर आपके डूंगरपुर के अंदर है। ये आप ध्यान रखना, यहां पर माघ पूर्णिमा को क्या लगता है, मेला लगता है भी, जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो ध्यान रखना, झाकम परियोजना प्रतापगढ़ की प्रमुख परियोजना है, तो ठीक है ना, झाकम बहुउद्देशीय परियोजना बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की है, जहां पर झाकम बांध बना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिए, कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी, कर्नल एबोट था, मेजर बटन था, या फिर कैप्टन सावर्स था, या फिर कैप्टन मैकमोसन था, तो कौन था। तो देखिए सबसे पहले राजस्थान के अंदर हम सीधा टू द पॉइंट ही बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें तो कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन का आंसर मेजर बटन होगा। अब देखिए हम कोटा के बारे में देख लेते हैं फटाफट, है ना। देखिए कोटा के अंदर जो 1857 की क्रांति है वो 15 अक्टूबर 1857 को स्टार्ट होती है। 15 अक्टूबर 1857 को यह क्रांति स्टार्ट होती है। अब इस क्रांति के अंदर दो मुख्य व्यक्ति थे, एक तो जयदयाल, और ये तो था मथुरा का, कहां का था, मथुरा का, और ये वकील था भाई, ये भी ध्यान रखना, प्रश्न यहीं तक पूछा जा सकता है। और एक था मेहराब खान जो कि खुद रिसालदार था भाई, रिसालदार था, और ये कहां का था, तो करौली का था भाई, करौली और रिसालदार था, और ये करौली का था। इन दो व्यक्तियों ने यहां पर कोटा के अंदर मोर्चा संभाला था, और इन्हीं ने सबसे पहले यहां पर क्रांति का बिगुल बजा दिया था। और ध्यान रखिएगा यहां पर दो व्यक्तियों की मौत भी हो गई, एक तो कैप्टन बर्टन की हो गई, बर्टन के दो पुत्र भी थे, एक का नाम तो क्या था, और उस नाम मैंने अभी निकल के मेरे दिमाग से थे, और एक डॉक्टर भी था यहां पर, डॉक्टर करके भी था। उसके अलावा एक देवीलाल, उसके अलावा ये देवीलाल कौन व्यक्ति था, ये देवीलाल ध्यान रखना जो राम राजा थे ना उनका प्रतिनिधि था। और राजा कौन थे कोटा के अंदर, कौन किसका शासक था, तो राम सिंह सेकंड, ये भी आप ध्यान रखना, राम सिंह सेकंड। हुआ ऐसा था, इन दोनों व्यक्तियों ने कोटा के अंदर 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया, और इन्होंने बर्टन को मौत के घाट उतार दिया, इनको कोटा के किले पर लटका दिया था, इनका सर काट के। उसके अलावा जब इनके दो पुत्रों को भी मार दिया था, अब उसके नाम याद नहीं आ रहे। उसके अलावा एक डॉक्टर यहां पर अंग्रेज अधिकारी और था, इनके साथ में 2-3 और अंग्रेज अधिकारी थे, उनको भी मौत के घाट उतार दिया। उसके अलावा देवीलाल जो कि राम सिंह सेकंड जो कोटा का शासक था, हाड़ौती के कोटा के शासक थे राम सिंह सेकंड, इनको क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि करौली के शासक थे, क्या नाम था, मदन पाल ने मदद की इनकी, और मदन पाल जी ने राम सिंह सेकंड को वापस से छोड़वाया, तो ये भी ध्यान रखना। अब उसके बाद में ध्यान रखना जो ये राम सिंह सेकंड और इन विद्रोहियों के मध्य एक व्यक्ति जो समझौता करवाने की कोशिश करता है, कन्हैयालाल गोस्वामी, उन्होंने समझौता करवाया था लेकिन बात बनी नहीं। लेकिन वो जितना बर्टन का जितना भी खत्म करने का, हत्या का जो आरोप था वो सब किस पे लगा दिया था, इन क्या नाम है, राम सिंह सेकंड पर लगा दिया था, लेकिन ये बात बनी नहीं। फिर आगे जाके ये विद्रोह और बढ़ा, फिर इनको तो रिहा करा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। फिर आपको बता दें 30 मार्च, और ध्यान रखना कोटा के अंदर चलने वाला ये विद्रोह राजस्थान में सबसे लंबा विद्रोह भी चला था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। 30 मार्च 1858 को यहां पर कौन आते हैं, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट आता है,
और रॉबर्ट ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, कोटा को वापस कब्जे कर लिया, यानी कि इन दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, फिर फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों को। और हुआ ऐसे, भाई साहब इनको पूछा गया कि आप क्या कर रहे थे। भाई इतना बड़ा खेल हो गया तो फिर आपको पहले से ही इन मामलों को दबाना चाहिए था, लेकिन कुछ जवाब मिला नहीं। तो फिर इनको 15 तोपों की सलामी दे रखी थी, 15 तोपों को जो सामान दे रखा था उनको घटाकर 11 कर दिया। और इन भाई साहब को बोला गया आपने बहुत समय रहते बहुत अच्छी कार्रवाई की, इसलिए हम आपको अंग्रेजों की तरफ से 17 तोपों की सलामी इनको दे दी गई। उसके अलावा एक उपाधि और दी गई, ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, इनकी उपाधि भी दी गई अंग्रेजों के ओर से। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मेजर बटन जिसकी हत्या कर दी गई कोटा के किले पर, इनका सर काट के लटका दिया था, किसने, जयदयाल और मेहराब खान ने, ठीक है ना। चलिए आगे, 7वां क्वेश्चन, 56 का मैदान स्थित है बांसवाड़ा, यहां पर डूंगरपुर के बीच, या फिर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच, बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच। ध्यान रखना 56 का मैदान आखिर बनाता कहां पर है, तो माही नदी बेसिन पर बनता है, माही नदी बेसिन पर यह 56 का मैदान बनता है। अब यह बनता कैसे है, तो ध्यान रखना माही नदी के ऊपर या तो 56 नदी नालों का समूह है, नालों का समूह, या फिर आपको मिल सकता है 56 गांवों का समूह, है ना, 56 गांवों का समूह। तो ये दोनों में से आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन प्रश्न में यह जरूर मिलेगा कि 56 का मैदान कौन सी नदी पर, माही नदी पर। और ध्यान रखना ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर यह बनता है, कौन सा, 56 का मैदान। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर बनता है। नदी माही नदी डूंगरपुर के अंदर ही बहती है, लेकिन जो 56 का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच बनता है, यह आपको ध्यान रखना होगा। चले आगे देखिए, निम्न में से कौन सी कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। वो कौन सा राजा था, तो दूल्हे राय था, कोकिल देव था, या फिर जयसिंह था, या फिर मान सिंह था। तो ध्यान रखना ये कौन सा शासक था, कौन सा वो शासक था जिसने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए दूल्हे राय तो 1137 के अंदर ही आ गया था। ये दूल्हे राय तो 1137 कहां से आया था, नरवर से आया था। नरवर कहां पर है, एमपी के अंदर है। और इन्होंने आकर कहां पर किया था, दौसा के अंदर, दौसा को पहले राजधानी बनाया। और यहां पर किसको हराया था, बड़ गुजरों को हराया था, बड़ गुजरों को हराया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इसके बाद में इन्होंने रामगढ़ के अंदर, रामगढ़ के मीणाओं को हराया, रामगढ़ के मीणाओं को हराया। किसने, तो ध्यान रखना नरवर के शासक दूल्हे राय ने, ठीक है। और रामगढ़ को राजधानी बनाया, ठीक है। पहले दौसा बनी और रामगढ़ के अंदर ही बनाया था जमुआई माता का मंदिर, जमुआई माता का मंदिर, जो कि कछवा राजाओं के आराध्य माता है ना, यह भी आपको ध्यान रखना है। और फिर यह बन गई इसकी पहली राजधानी, और यह बन गई इसकी दूसरी राजधानी, और तीसरी राजधानी जो कि कोकिल देव बनाते हैं। और ये आते हैं, इन्होंने आमेर के अंदर, आमेर के अंदर किसको हराया था, मीणाओं को हरा दिया था, मीणाओं को हराया था, मीणाओं, ठीक है ना, मीणाओं को हराया था। और आमेर को कौन सी राजधानी बनाया, तीसरी राजधानी, तीसरी राजधानी किसने बनाया था आमेर को, तो ध्यान रखना कोकिल देव ने बनाया था। यहां पर आमेर के अंदर ही अंबेडकेश्वर का मंदिर भी बनाया था, किसने, कोकिल देव ने। तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। दूल्हे राय कछवा वंश का संस्थापक तो यही माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। पहली राजधानी दौसा, जहां पर बड़ गुजरों को हराया था, किसने, दूल्हे राय ने। उसके बाद में रामगढ़ के मीणाओं को हराया, किसने, दूल्हे राय ने। जमुआई माता का मंदिर किसने बनाया, दूल्हे राय ने, ठीक है ना। अब देखिए कोकिल देव ने अंबेडकेश्वर मंदिर बनाया आमेर को, आमेर के अंदर, और आमेर में मीणाओं को हराकर आमेर को जयपुर की तीसरी राजधानी, है ना, मीणा जो कछवा वंश की तीसरी राजधानी बनी। और फिर जयपुर चौथी राजधानी बनेगी आगे, और मीणाओं को हराया और तीसरी राजधानी आमेर। पहली दौसा, दूसरी आमेर, अरे सॉरी रामगढ़, और तीसरी है आमेर, और चौथी जयपुर, ठीक है। तो यह आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्सपटलिक के जिम्मेदारी थी मुख्य कोषपाल के रूप में काम करना, या फिर मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में
काम करना, या फिर विदेश मंत्री के रूप में काम करना, या फिर प्रधानमंत्री के रूप में काम करना। तो अक्सपटलिक जो कि मध्यकाल में राज्यों के अंदर, राजस्थान के अंदर प्रारंभिक मध्यकाल के अंदर अक्सपटलिक की क्या जिम्मेदारी थी, तो ध्यान रखना मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना, मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना, जो कि अक्सपटलिक की क्या थी, जिम्मेदारी थी। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई? महिला साक्षरता दर वैसे सबसे पहले कम तो जालोर के अंदर दर्ज की थी, सबसे पूरा और ओवरऑल देखा जाए तो, और सबसे ओवरऑल देखा जाए सबसे ज्यादा कोटा में थी, ठीक है ना। तो आपको पता होगा जालोर है वहां तो सही होना ही है, लेकिन जालोर के साथ में और भी, तो देखिए जैसलमेर, सिरोही, जालोर, चित्तौड़गढ़ नहीं हो सकता भाई, जैसलमेर, सिरोही, बांसवाड़ा, जालोर, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, बांसवाड़ा इसमें आ गया इसलिए नहीं हो सकता। जैसलमेर हो सकता है, सिरोही होगा, जालोर होगा, बाड़मेर होगा, लेकिन जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, सवाई माधोपुर नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है, क्योंकि जैसलमेर की भी जो ये महिला साक्षरता है वो कम है, सिरोही की भी कम है, जालोर की भी कम है, बाड़मेर की भी कम है। यही तो पूछ रहा है, सबसे कम अंकित की गई है ना, किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई? तो जैसलमेर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर की महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम अंकित की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ध्यान रखना राजस्थान के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता पूछे तो यह है सबसे ज्यादा कहां पर? प्रतापगढ़ की, नहीं सॉरी, प्रतापगढ़ की नहीं, झुंझुनू की पुरुष साक्षरता, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए ओवरऑल राजस्थान की सबसे ज्यादा साक्षरता तो कोटा की है भाई, जयपुर की नहीं है, जयपुर सेकंड नंबर पर था, ठीक है ना। अब देखिए हमीरायण और यहां पर वीरमाण है ना, वीरमायण ना। अगला है रघुनाथ रूपक, वीरमायण, बादर, मंचाराम सेवक या फिर भांडव व्यास। अब देखिए हमीरायण किसने लिखा? तो ध्यान रखना हमीरायण आपके भांडव और व्यास ने लिखा, वीर भायण या वीर भायण यहां पर यह लिखा बादर ने, और रघुनाथ रूपक जो कि मंचाराम सेवक ने लिखा। हमीरायण 3 नंबर ऑप्शन ये रहा, फिर 1 ये रहा और फिर 2, यानी कि तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। हमीरायण, भांडव व्यास, वीरमायण, बादर ने लिखा, रघुनाथ रूपक, मंचाराम सेवक ने लिखा। तो यह आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी बॉम्बे लॉन्जर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन या फिर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो ध्यान रखना राजस्थान के जो क्रांति की शुरुआत है वो 28 मई 1857 को, और सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होती, कहां से? नसीराबाद से स्टार्ट होती है, और राजस्थान की सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। और राजस्थान के अंदर कितनी छावनियां थी? तो 6 छावनियां थी, जिसके अंदर ब्यावर और खेरवाड़ा ऐसी जो रियासत जो ऐसी छावनियां थी, खेरवाड़ा और आपके एक कौन सी थी? ब्यावर, ठीक है ना। इन दोनों ने क्रांति के अंदर भाग भी नहीं लिया था, क्रांति में भाग नहीं लिया भाई, ठीक है ना। यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा देवली थी, देवली टोक में, और नीमच जो कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर है तो वो भी थी, लेकिन यहां से जो भाग लिया वो ध्यान रखना 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ध्यान रखना 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। हालांकि बाद में 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इनके साथ मिली थी, लेकिन शुरुआत इन्होंने की थी भाई। विद्रोह करने वाली 15वीं है, ठीक है ना। मैंने कल भी बताया था, आज भी और बता दिया। और यह भी आप ध्यान रखना जो 1857 की क्रांति है उस समय राजस्थान के जो एजीजी थे, राजस्थान के जो एजीजी थे 1857 के समय वो थे जॉर्ज पैट्रिक, कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजस्थान के जो पहले एजीजी थे वो थे आपके मिस्टर लोकेट, है ना, मिस्टर लोकेट। ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा राजस्थान के अंदर जो पहले सहायक संध्या हुई थी वो 1903 के अंदर हुई थी, अलवर भरतपुर, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, अलवर भरतपुर, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, भरतपुर है ना।
तो ये आप पता होना चाहिए। पहले 1803 में हुई थी, 1823 में सबसे लास्ट सिरोही के अंदर होता, 1818 तक सबके हो गई थी, 1817 के अंदर करौली और धौलपुर ने की थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। चार्ल्स मेडकोफ ने सबसे ज्यादा भूमिका भी निभाई थी, तो ध्यान रखना। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ना, यही था ना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मिस्टर लॉकेट, और 28 मई 1857। ठीक है, चलते हैं आज के। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? घूमर, कच्चे घोड़े, 13 ताले या फिर कथक? तो इसमें तो ध्यान रखना कच्ची घोड़ी ही किया जाता है, और कच्ची घोड़ी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह सिखावटी का है भाई। नंबर 1 तो इसके बारे में, यह सिखावटी का नृत्य है। अगला, यह व्यवसायिक नृत्य है। ठीक है। दूसरा, यह पुरुषों द्वारा किया जाता है भाई। अगला पॉइंट है, पुरुष इसमें दूल्हे के वेश पहनते भाई, दूल्हे के वेश। ठीक है ना। उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा यह हो सकता है 8 पुरुष 2 पंक्तियां में करते हैं, ये पंक्तियां में डांस, ये नृत्य करते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा देखिए, इसमें जो वाद्य यंत्र है वो किस किस का प्रयोग होता है? तो देखिए, ढोल है, झांझ है, और क्या हो सकता है? ढोल है, झांझ है, बाकिया है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और एक है थाली है, तो इनका यहां पर प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा लकड़ी की कच्ची घोड़ी है ना, लकड़ी की कच्ची घोड़ी कमर में बांधते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। व्यवसायिक है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, सिक्योरिटी का है, दूल्हे के वेश बनते हैं। उसके अलावा फूल, एक और लिख लो, फूल खिलने और मुरझाने का भी एहसास होता है। यहां पर मुरझाने का एहसास भी होता है इसके अंदर, इस कलाकारी के अंदर ना। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको वाद्य यंत्र, लकड़ी की कच्ची घोड़ी, व्यवसायिक, पुरुषों द्वारा, दूल्हे के वेश, 8 पुरुष 2 पंक्ति, सिखावटी में देखिए चोरो, जुजनू, सिक्कर, उसके अलावा नागौर भी है इसके अंदर, ये शामिल है। ठीक है ना। तो नागौर का कुछ हिस्सा इसमें शामिल होता है, नहीं तो फिर 3 जिले तो है ही है। ठीक है, करें स्टार्ट अगला प्रश्न। हाँ, अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न। कौन सा युग्म असंगत है? यहां आर्थूर्णा है भाई, आर्थूर्णा मंदिर बाड़मेर, हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा, विभीषण मंदिर कैथून कोटा, या फिर हर्षनाथ मंदिर सीकर? तो देखिए, हर्षनाथ मंदिर सीकर एकदम सही है। विभीषण मंदिर कैथून कोटा के अंदर है। आबानेरी के अंदर ये हर्षद माता का मंदिर है। लेकिन आर्थूर्णा मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर है भाई, बांसवाड़ा के अंदर है, ध्यान रखना, बांसवाड़ा के अंदर है यह मंदिर, बांसवाड़ा के अंदर है। उसके अलावा यह परमारों की आर्थूर्णा परमारों की राजधानी भी रहा है, उसके अलावा आर्थूर्णा क्या रहा है? आर्थूर्णा ध्यान रखना आपके वांगड़ का खजुराहो भी कहलाता है, वांगड़ का खजुराहो भी कहलाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, खजुराहो भी कहलाता है। उसके अलावा जो हर्षद माता का मंदिर है, यह देख लेना गुज्जर प्रतिहार से लेकर भाई, गुज्जर प्रतिहार कालीन का है। ठीक है ना। और हर्षद माता का जो मंदिर है आबानेरी दौसा के अंदर, ये तो एक तो गुर्जर है, गुज्जर प्रतिहार में है। दूसरी बात यह है, मूलतः यह मंदिर विष्णु मंदिर था। कौन सा? हर्षद माता का मंदिर मूलतः का मतलब है मूल रूप से यह मंदिर आपके विष्णु मंदिर था। कौन सा? हर्षद माता का मंदिर। बाकी ये सब कुछ है आपको याद रखना है, एजिटेट ऐसे ही। विभीषण मंदिर आपको याद रखना है। आर्थूर्णा मंदिर बाड़मेर के अंदर नहीं है, ध्यान रखना, बांसवाड़ा के अंदर है आर्थूर्णा मंदिर, जो कि परमारों की राजधानी, वांगड़ का राज, खजुराहो है ना, खजुराहो, तो ध्यान रखना। ठीक है ना। राजस्थान का खजुराहो किसे बोलते हैं? तो ध्यान रखना, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। 15वां प्रश्न है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिएगा। पृथ्वीराज तृतीय, अजय राज, अर्णवराज, विग्रहराज चतुर्थ। क्या 1 2 3 आएगा, या 3 4 2 1 आएगा, या फिर 2 3 4 1 आएगा, या फिर
3 2 1 4 आएगा। तो भाई इन सबसे आपको ये नहीं लगता पृथ्वीराज दत्त सबसे बाद में ही आया था ना, है ना। तो देखिए और बाकी वाले तो देखिए सबसे पहले तो अजय राज आ गया था, उससे पहले तो अजय राज के बाद में आया था ये अर्णोराज। और ऐसा कहीं ऑप्शन भी नहीं है, 2 ऑप्शन इसमें ही है, इसका मतलब यही सही होगा भाई। दूसरा पहला इसमें ही आ रहा है और एक इसमें सबसे लास्ट में भी आ रहा है 4 जो विग्रहराज चतुर्थ है, और फिर आ रहा है 1 नंबर जो कि पृथ्वीराज तृतीय। यही ऑप्शन सही है। सबसे पहले अजय राज, फिर अर्णोराज, फिर विग्रहराज चतुर्थ और फिर है पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है ना। तो ये आपको क्रम याद रखना भी। अक्सर प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, ऐसे प्रश्न जो थोड़े टफ टाइप बनाए होते हैं वो प्रश्न बार बार रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न को आप डायरेक्टली ध्यान रखने चले जाना। अगला प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नांकित को सुमेलित कीजिएगा। सोचे ए और सोचे बी से। कोमलगढ़ का वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा, ये तो सबको पता होगा, राजसमंद के अंदर है। और राजसमंद चौथा ऑप्शन किसके अंदर होगा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 4 एक ऑप्शन पहले के अंदर ही है भाई, ठीक है ना, इसी से सही हो गया। केवलादेव कहां पर है? तो भरतपुर के अंदर है केवलादेव, एकदम सही है। अगला मरु राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। और टाइगर रिजर्व कहां पर है? सरिस्का जो कि अलवर के अंदर है, ठीक है, यह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना जो अलवर से एक जिला अलग हुआ था जिसका नाम था खेरथल तिजारा ना, तिजारा, इस जिले का नया नाम हो गया भाई संत भर्तहरि के नाम पर, है ना, भर्तहरि नगर हो जाएगा, भर्तहरि नगर, है ना। भर्तहरि संत जो संत है ना, संत भर्तहरि के नाम पर होगा भाई, नाम पर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये प्रश्न छपने लायक है भाई। अभी अभी हुआ, या तो भर्तहरि नगर होगा या फिर संत भर्तहरि जिला के नाम है भाई, ठीक है ना। भर्तहरि नाम हो गया है खेरथल तिजारा का, जो नवीनतम नाम है, जो अभी हाल ही में कुछ दिन 2-3-4 दिन पहले ही जारी हुआ है बजरंग जी सरकार द्वारा। तो ये ध्यान रखना, ये इसका ऑप्शन 4 3 2 1 है, ठीक है ना। अगला देखिए 17 नंबर प्रश्न, मेवात सर्किट। अब मिलाने वाले प्रश्न है। फिर मेवात सर्किट के अंदर कौन कौन से जिला आएंगे? तो मेवात से ही पता चल रहा है अलवर भरतपुर और वो सवाई माधोपुर कहां से आ गया? ये सवाई माधोपुर कहां से आ गया भाई? सवाई कैसे लिखा? हाँ ठीक है, अलवर भरतपुर। तो भाई एक पहला ऑप्शन तो मतलब एक का ऑप्शन एक एकदम सही है। मतलब यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है और यहां पर 4 है। मतलब 1 का 1 आना चाहिए सबसे पहले, और ये 1 इसमें आ रहा है, बाकी किसमें आ ही नहीं रहा है। मेवात वाला एकदम सही है। तो देखिए अगला देखिए शेखावटी वाला 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, एकदम सही है। और मरु रक सर्किट जो कि 4 आना चाहिए, 4 एकदम सही है। और मेरवाड़ा सर्किट जो कि 2 आना चाहिए, जो कि अजमेर, पुष्कर, मेरता और नागौर वाला क्षेत्र है, एकदम सही है। मेवात सर्किट जो कि अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, ठीक है। शेखावटी जिसके अंदर चुरू झुंझुनू सिकर झुंझुनू वाला क्षेत्र आता है, चुरू सिकर झुंझुनू वाला। मरु सर्किट में जोधपुर जैसलमेर बीकानेर और बाड़मेर वाला। और ध्यान रखिएगा मेरवाड़ा सर्किट के अंदर अजमेर है, पुष्कर है, मेरता है, नागौर है, ये वाला आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आते हैं मिलान वाले। अब देखिए 18वां प्रश्न देखिए, राजस्थान की जो प्राचीन रियासत है संदर्भ में कांसा परोसा, देखिए इंपॉर्टेंट है भाई। तब देखिए कांसा परोसा क्या था? क्या सिंचाई की एक किस्म थी? इनमें से कोई नहीं, या फिर एक प्रकार की लागकर थी, या फिर भूमि का एक प्रकार था। हर परीक्षा के अंदर 1-2 सवाल ऐसे आ ही जाते हैं, तो यह प्रश्न उनमें से एक ही प्रश्न है जो हर परीक्षा के अंदर एक ऐसा सवाल आता है, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखना, यह एक प्रकार का लाग था भाई, लाग था यानी कि कर था। कांसा परोसा एक तरीके से क्या था? तो एक लाग या फिर कर था, ठीक है, जो कि वसूला जाता था जनता से या फिर किसानों से, ठीक है। आगे देखिए संत पीपा की गुफा कहां है? संत पीपा की गुफा कहां है? तो देखिए का पीपाड़ में है, या टोडा में है, या फिर धनेरा में, ये गागरोन में। तो इस प्रश्न का आंसर मैं पहले से ही बता देता हूं। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने गागरोन माना है, यह ध्यान रखना। लेकिन कई किताबों के अंदर टोडा के अंदर है, मान रखा है। अब आरपी से टोडा को भी माना है कई बार, तो ध्यान रखना। राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने गागरोन माना है, तो आपको गागरोन ही। अब आप दोनों एग्जाम के हिसाब से देख लेना। जब राजस्थान कर्मचारी बोर्ड परीक्षा करा चुका है, वो जब कोर्ट में चैलेंज भी हुआ तो भी इसने इसी प्रश्न को सही माना है। तो अब आगे आपको भी इसको ही ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, पीपा की गुफा गागरोन के अंदर है। पीपा
कहां के थे? गढ़गागरोन के क्या थे? गागरोन के ये राजा थे भी। इन्होंने फिर राजपाट त्याग दिया और इनके गुरु, इन्होंने गुरु जिससे दीक्षा ली, रामानंद, ठीक है। इनका मंदिर है वो झालावाड़ के अंदर भी बना हुआ है, लेकिन एक प्रसिद्ध मंदिर जो कि समदड़ी बाड़मेर के अंदर भी बना हुआ है मंदिर, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और इनका जो प्रारंभ, जो प्राचीन या फिर जन्म का नाम था वो प्रताप सिंह था भाई, प्रताप सिंह, ठीक है ना, जन्म का नाम, ठीक है ना, जन्म का नाम प्रताप सिंह था। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो इनको अपना आराध्य देव मानती हैं, राजस्थान का एक ऐसा संप्रदाय है आराध्य देव, एक ऐसा आराध्य देव है ना, आराध्य देव मानती हैं, वो है कौन सा? दर्जी समुदाय, दर्जी समुदाय, दर्जी समुदाय के ये क्या है? आराध्य देव है, ठीक है ना, ध्यान रखना। दर्जी समुदाय के संत पीपा आराध्य देव है और गढ़गागरोन के अंदर इनका संबंध रहा है, यहीं से इनका संबंध रहा है क्योंकि यहीं से इनका राजपाट था, ये राजा थे, यहाँ पर इनके जो वंशज है वो सब इनके राजा थे। लेकिन इन्होंने इन राजपाट का त्याग कर कौन सा मार्ग अपनाया? भक्ति का मार्ग अपनाया। रामानंद जी से इन्होंने गुरु दीक्षा ली। समंदरी बाड़मेर के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। उसके अलावा ध्यान रखना झालावाड़ के अंदर भी मंदिर है। और टोढ़ा के अंदर बाकी एग्जाम के अंदर माना है भाई, पीपा की छतरी भी बनी हुई है, तो ये गढ़गागरोन के अंदर, ये भी ध्यान रखना। लेकिन अब पर्सन खुद कंफ्यूजन वाला है, कोर्ट में गया है लेकिन कोर्ट के अंदर भी यही आंसर माना है, तो अब आपको भी यही मानना भी गुफा, लेकिन कई किताबों के अंदर टोडा छपा हुआ था, लेकिन अब आपको भी यही मानना है क्योंकि अब कोर्ट के अंदर भी यही साबित हुआ था, आपको यही मानना है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए इस प्रश्न को। अगला देखिए 20वां प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? ये 12 है, 12 नहीं है भाई, ये 12 क्या झालावाड़ या फिर बूंदी या फिर कोटा? तो ध्यान रखना राजस्थान के अंदर 12 जिले के अंदर सबसे ज्यादा निवास करती है कौन सी जाति? सहरिया जनजाति। तो यह आपको पसंद है 12 जिले, ठीक है ना, 12 जिले के अंदर सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है। और सहरिया जनजाति को ध्यान रखना भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति भी घोषित किया हुआ है। आदिम जनजाति राजस्थान की ये आदिम जनजाति के अंदर आती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की आदिम जनजाति कौन सी है? तो सहरिया जनजाति। और सहरिया जनजाति कहां निवास करती है सबसे ज्यादा? तो 12 के अंदर, 12 के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। तो बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लगा? और आगे भी अपनी ऐसे ही क्लास से लगातार आती रहेगी, तो आप जरूर उन क्लासों को देखिएगा और अपना क्या कहेंगे उसको क्या बोलते हैं, अपना समय को, कीमती समय को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाते रहिएगा और ये क्लासें देखते रहिएगा। एग्जाम से पहले इन क्लासों को जरूर देख के जाएगा जिससे को आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। लगातार ऐसे ही तैयारी करते रहिएगा जिससे कि एक दिन सफलता जरूर आपको मिले। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत।